हेलो दोस्तों, गौरव पॉल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम सीखे थे और आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या सीखे थे कि कोई भी दो भुजा के वर्गों का योग अगर करते थे तो तीसरी भुजा के वर्ग के अगर बराबर होता था। ऐसा किस में होता था? समकोण त्रिभुज में, यानी वो था पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर दो भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो जो तीसरी भुजा है उसके सामने का जो कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए। यही तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम के विलोम में सीखना है। उसमें था कि वर्गों का योग दिया हुआ था तो वो पाइथागोरस थ्योरम है। इस बार क्या है कि हम लोग को एंगल प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होगा। कौन? जो तीसरा जो हमारा भुजा है उसका वर्ग जो करेंगे तो उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो वही है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग, तो कोई भी एक भुजा मान लीजिए इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर हो, तो अन्य दो भुजा मान लीजिए ए बी और बी सी, इसके वर्गों का योग तीसरी भुजा का अगर बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण, यानी पहली भुजा तो इसी को माने थे, तो इसके सामने का कोण कौन होगा? एंगल ए बी सी, ये समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर यानी एक भुजा के वर्ग के बराबर होगा कौन? अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो हम लोग मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना, सिद्ध करना है कि जो पहली भुजा उसके सामने का कोण क्या होगा? समकोण होना चाहिए 90 डिग्री। यानी प्रूफ करना है एंगल बी बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोगों को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आखिर क्या रचना करें कि ये प्रूफ हो जाए, तो यही सोचना है। तो रचना में क्या की कि मैंने एक समकोण त्रिभुज DEF बनाया। एक समकोण त्रिभुज बना लिए DEF। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। तो हम लोग मान लिए कि एक बना दिए, रचना क्या किए कि DEF एक समकोण त्रिभुज बना दिए जिसमें कोण E क्या है? समकोण है, जिसमें DE बराबर AB, यानी DE AB के बराबर मान लिए और EF BC के बराबर। EF किसके बराबर? BC के बराबर मान लिए। और एंगल E क्या मान लिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं ना, तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल तो 90 डिग्री होना जरूरी है। तो E को मान लिए 90 डिग्री। अब ये रचना करने से फ़ायदा क्या है कि आखिर हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज क्यों बनाए? हम लोगों को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए इसका क्या ज़रूरत है? तो देखिए, अगर हम लोग जो AC है और DF है ये दोनों तो बराबर माने हैं और ये 90 डिग्री है। तो AC और DF अगर किसी तरह से अगर हम लोग बराबर प्रूफ कर दें, किसको? AC और DF को बराबर प्रूफ कर दे तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। क्यों? इसका एक ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तीसरा साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो S सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है, भुजाएं भी और कोण भी। हम लोग प्रमाण देखते हैं। अब त्रिभुज DEF में DEF एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल E कितना है? 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया
इसके जस्ट सामने क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, तो कर्ण हो गया। और इसमें से कोई ए आधार और ये लंब, या ये लंब और ये आधार हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। इसीलिए डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये कहाँ से लिखे, तो पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए ये तो डी एफ स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर को हम लोग ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए डी ई बराबर ए बी माने थे कि नहीं, ये डी ई ए बी के बराबर माने थे ना, इसीलिए यहाँ डी जो है उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, यानी डी ई स्क्वायर को हम लोग ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी सी और ई एफ भी बराबर माने थे, तो ई एफ के बदला में ई एफ के जगह पर हम लोग बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया डी ई स्क्वायर के जगह पर ए बी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर के जगह पर बी सी स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि हम लोग डी बराबर ए बी माने थे और ई एफ बराबर बी सी माने थे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में तो गिवन था, दिया हुआ था कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। क्या मान लिए, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए आर एच एस समीकरण 1 और 2 में राइट हैंड साइड वाला दोनों बराबर है आपस में। ये यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दो समीकरण में अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, यानी डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, ए सी बराबर डी एफ। हम लोग ए सी बराबर डी ए भी प्रूफ कर लिए। तो प्रूफ कर लिए तो ए बी भुजा डी ई के बराबर, बी सी भुजा ई एफ के बराबर, अब ए सी भुजा डी एफ के बराबर भी हो गया। तो साइड यानी 3 साइड बराबर हो गया। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर यहाँ 3 साइड अगर बराबर हो जाए, एस सर्वांग क्षमता से ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि दो सर्वांगसम अगर त्रिभुज होता है तो उसके संगत भुजाएं और उसके संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर होगा तो जब ये भुजा बराबर है तो इसके जस्ट जब ये भुजा के सामने का कोण अगर यहाँ पर हम लोग क्या माने, इस भुजा के सामने का कोण अगर 90 डिग्री माने हैं तो ये भुजा अगर बराबर हो गया यहाँ पर AC बराबर DF, तो इस भुजा के सामने का कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ABC और DEF में हम लोग क्या क्या मिल गया, AB बराबर DE तो पहले से था, BC बराबर EF, देखिए AB बराबर DE, BC बराबर EF, और अभी हम लोग को क्या मिला, AC बराबर DF, AC बराबर DF भी मिल चुका है। तो AB इसके DE के बराबर, BC EF के बराबर और AC DF के बराबर। तो S सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर होती है। संगत भुजाएं भी यानी AB बराबर DE, AC बराबर A और BC बराबर E, और संगत कोण भी बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर होता है तो हम लोग तो DEF में एंगल E 90 डिग्री माने थे। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है DF, ये DF और इस ABC त्रिभुज में AC
ये बराबर हो गया। तो ये भुजा और ये भुजा AC और DF जब बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो AC के सामने भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। चूंकि यहाँ एंगल B बराबर E, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो एंगल ये और एंगल B, मतलब एंगल यहाँ पर ये वाला ABC एंगल और DEF एंगल, ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस भुजा के सामने 90 डिग्री तो इस भुजा के सामने भी 90 डिग्री होगा। और एंगल E बराबर 90 डिग्री है तो इसीलिए एंगल B बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू वेरी मच।